हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज पावर का रिजल्ट। ठीक है, अब आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, क्योंकि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही है। फर्स्ट पेज का मतलब अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट पेज पे। ठीक है, जो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी थी वो इस रजिस्टर के अंदर ही इसमें एक एक लाइन में दे रखी थी, जिसको हमने सोल्व करने की कोशिश की आपके सामने। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक अपना ये है एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रेजिस्टेंस। इसको हम ये भी कहते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अगर ये आपको एक आ गया ना, तो इसके बाद देखो हम क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद हम एसी को हम करेंगे कैपेसिटेंस से कनेक्ट, फिर उसके बाद करेंगे हम इंडक्टर से कनेक्ट, फिर हम इन दोनों को लेंगे आर सी, फिर हम लेंगे आर एल, फिर हम लेंगे पूरा कंबाइन एल आर सी, कंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। देखो कितने टॉपिक हो गए। अब मेनली एक चैप्टर इसी पे ही चलेगा, तो आपको ये पहले वाला टॉपिक अगर आ गया ना अच्छी तरह से, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के 234 पेज पे अगर आप हैं तो वहां से आप देख सकते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर। स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए आप किस तरह स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम है? ये एक एसी का सिंबल होता है। ठीक है, क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ किसको कनेक्ट किया है? रेजिस्टेंस को। हमसे कह भी ये रखा है तो हमने एक आर कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? एसी के साथ, जिसकी वोल्टेज कितनी होती है? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वी एम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसी तरह ले रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, बुक में आपको ई नोट भी मिल सकता है, E इज इक्वल टू ई नोट। ठीक है, कोई भी ले ले, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ करना क्या है। दो चीजें कैलकुलेट करनी है हर एक केस में। एक क्या करना है हमें? करंट। और दूसरा हमें करना है फेज। हर एक केस में हम ये काम करते चलेंगे। ठीक है, तरीका देखो आप क्या क्या। सबसे पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी दे रखी हमें? V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अप्लाई केवीएल। केवीएल आप एसी डीसी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने डीसी में किया था ना, सेकंड यूनिट में केवीएल अप्लाई नहीं किया था, एसी में भी वही काम है। तो मान लेते हैं करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं से भी आप चल पड़े तो आपका मन करे वहां से। ठीक है, तो देखेंगे आप, जैसे यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर जो करंट देखो, ये ऊपर वोल्टेज कितनी है? आई आर। केवीएल किसके लिए लगता है? वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। उसके बाद दोबारा आएंगे इस पे, तो ये किसका है? प्लस का। किसका लिखा जाएगा? माइनस का। बता रखा है ना मैंने ये चीज आपको। अगर माइनस से स्टार्टिंग हो रही है तो प्लस, और प्लस से स्टार्टिंग हो रही है तो माइनस। ठीक है, अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। करने का तरीका तो यही है, केवीएल लगाओ आप। ठीक है, नीचे वोल्टेज कितनी दे रखी है? वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 हो गया। आई आर इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं? वी एम साइन ओमेगा टी। और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी एम अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। वी एम अपॉन में आर, भाई वी की वैल्यू क्या होती है? आई आर। वी एम की वैल्यू क्या होगी? आई एम आर। तो आई एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? वी एम अपॉन में आर ही आएगा ना। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये अपना रिजल्ट हो गया। आपने पहला काम क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। दूसरा काम, इसमें कोई चेंजमेंट आया? यहाँ भी साइन ओमेगा टी था ना, यहाँ भी कितना था? साइन ओमेगा टी। इसका मतलब फाई में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0, कोई चेंजमेंट नहीं आया।
अगले केसेस में आएगा, कैपेसिटेंस लगाएंगे ना, इंडक्टेंस लगाएंगे तो आएगा। तो यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं आया, 2 काम पूरे हो गए, टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक इतना ही नहीं है, इसके जो कंक्लूजन्स है ना वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो ही आपको समझने हैं हर एक केस के लिए। तो इतना काम कर लिया आपने, अब मैं बढ़ता हूँ कंक्लूजन्स की तरफ। देखिए कितने कंक्लूजन्स करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहला कंक्लूजन, ठीक है, हेडिंग में ना आप कंक्लूजन्स, जिससे हमें क्या क्या मिला। कंक्लूजन्स देखिए, सबसे पहली चीज करंट एंड वोल्टेज, ये सब की सीक्वेंस ऐसी रहेगी, तीनों केस जब हम करेंगे ना, आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, ठीक है। पहला केस समझ में आ गया भाई, ना तो फाई उसमें चेंज हुआ और ना ही फाई इसमें आया, दोनों में ओमेगा टी था ना, ठीक है, तो दोनों में फेज क्या रहा, सेम। तो करंट और वोल्टेज दोनों किस में रहेंगे, सेम फेज में। दूसरा, पावर फैक्टर कितना रहेगा, कल हमने किया था एक टर्म, कितना होगा पावर फैक्टर इसका, पावर फैक्टर कितना होता था, कोस फाई, कल किया था ना हमने। और यहाँ पे कोस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, 0, पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 1। कल किया था ना पावर फैक्टर कोस फाई, देखना कॉपी में। और फाई यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू 1। तीसरा केस, एवरेज पावर कितनी रहेगी, देखो आई आर एम एस वी आर एम एस कोस फाई, कोस फाई की वैल्यू दोबारा कितनी है, 1, तो इसका मतलब कितना आ गया, आई आर एम एस वी आर एम एस, आ गया ना। इसको मैं और भी लिखता हूँ, वी एम आई एम अपॉन में 2, इस तरह लिखा। देखो आई आर एम एस की वैल्यू आपने निकाली थी, आई एम अपॉन में √2, और वी आर एम एस की क्या थी, वी अपॉन में √2, तो √2 कितना हो गया, 2 वी एम आई एम, ठीक है। पीछे की चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें बस एक दिक्कत यही है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, हर एक चीजें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। 3 केस समझ में आए, ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें 2 चीजें आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फोर्थ, वेव फॉर्म। देखो किस तरह बनेगी, एक मैं ले रहा हूं वोल्टेज की और एक मैं ले रहा हूं करंट की, ठीक है। तो वोल्टेज अपने हमने क्या दी थी, एसी की, इस तरह, ठीक है। करंट देखो ये होता है वीएम, पीक वैल्यू बताया ना आपको, वीएम मैक्सिमम वैल्यू। आई का ग्राफ कैसा आएगा, देखो आई का ग्राफ आना तो सेम ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 234 पे है, देखिए आप ग्राफ में डिफरेंस देखिए आप क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये ऊपर से चल रहा है, ये नीचे से चल रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू वैसे तो सेम आई थी, दोनों सेम फेज में थे। लेकिन आप यहाँ पे देखें, जब हमने आई एम की वैल्यू निकाली थी तो वो कितनी आई थी, वी एम अपॉन में आर, और वहां पे वी एम साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे आई एम की वैल्यू कितनी थी, वी एम अपॉन में आर। एक फैक्टर ऐड हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है, मतलब सर्किट के अंदर क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसकी जो पीक आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ऐसे, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो दोनों कंबाइंड है, ठीक है, मतलब आपको दोनों अलग अलग बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसी क्लियर है चीज, ठीक है, मतलब ये 0 पे ही आएगा, ऐसी छोटी, आपको इसमें नहीं बनाना, ठीक है, आपको यही बनाना है, दोनों अलग अलग। क्लियर ये चीजें, बताइए ये केस समझ में आ गया वो ना फोर्थ। अगला केस, अब अगला केस जो हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भी, क्योंकि वही हम आगे हर केस में पढ़ेंगे।
फिफ्थ था ना, हाँ सबसे पहले हम कर रहे हैं फिफ्थ में दो चीजें करेंगे हम, सिंप्लीफाइड डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। सिंप्लीफाइड डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। देखो आप एक एक्सिस बनाओ, ठीक है। अभी सिंप्लीफाइड डायग्राम में मैं ले रहा हूं t इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या था, देखो क्या था मैं बताता हूं। आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, इसका मतलब वोल्टेज ये है Vm, करंट भी इसके साथ साथ ही आइए, है कि नहीं ऐसे, बताइए आप। ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में, ठीक है। अब कुछ एंगल पे होते तो आइए हम ऐसा करते रहते, समझ गए ना। अब फेजर डायग्राम सुनो, फेजर डायग्राम होता क्या है, पहले फेजर क्या होता है इसी में ही लिख लेना, अलग से हेडिंग होना ना फेजर करना, अभी सोचो फेजर हम अलग से लिखेंगे। फेजर क्या होता है, फेजर इज ए वेक्टर, फेजर इज ए वेक्टर, ठीक है। दैट हैज मैग्नीट्यूड, दैट हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड होगा ना मैक्सिमम, ठीक है। एंड रोटेट्स अबाउट ओरिजिन, बस। दिस इज फेजर, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम में खत्म हो गया, तो आप 5वें नंबर पे लिख लें सिंप्लीफाइड डायग्राम, उससे अगले नीचे पे आप मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम आते हैं फेजर डायग्राम पे। देखो क्या कहता है ये कहता है कि आप दो एक्सिस बढ़ाइए, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए कि Vm लिखिए, Vm दिस इज Vm, क्या है ये, और इसको आप चलाइए कुछ एंगल ओमेगा टी से। देखो क्या लिखा मैंने, इसको समझने की कोशिश करो। V इज इक्वल टू क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। अब फेजर सुनो क्या होता है फेजर, ए फेजर इज ए वेक्टर, ठीक है। ये फेजर एक वेक्टर के रूप में काम करेगा और रोटेट करेगा अबाउट ओरिजिन, ये रोटेट करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, ये कैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में करता है। एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड के, ये वाला, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो V तो ये था केवल इस पे, V हम देखेंगे तो Vm कुछ पीक तो मिलेगा ना, हमने देखा ना ग्राफ में ऐसा, दिस इज Vm, दिस इज 0, तो 0 पे ये कुछ ऊपर मिलता है, तो दिस इज फेजर, बस इतना ही है। समझ में आ गया ना या नहीं, सही है, अब आ गया ना, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसमें अगर मैं अब देखूं फेजर डायग्राम में, ठीक है, तो Vm का तो हम लगा चुके हैं, ये तो Vm हो ही गया। अब करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है इस फेजर डायग्राम में, तो देखो दिस इज Vm, करंट भी किस फेज में है, सेम फेज में है, तो इसी फेज में करंट रोटेट करेगा, दिस इज Im। लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा सा छोटा, क्यों, अभी बताया था ना ग्राफ से, ये ऐसे चलता है, तो Vm थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, Im कैसे मिलेगा, थोड़ा सा छोटा। अब आप एनसीईआरटी की बुक नंबर, पेज नंबर 237 पे देखिए, या आप किसी बुक में देख सकते हैं, ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज Vm एंड दिस इज I, बस, ठीक है ना। तो Vm थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और Im थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, कम। बताइए क्या ये फेजर आपको समझ में आया यहाँ तक, ये ऐसे है। अगर आप डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में तो ऐसे है, Im ये हो गया और Vm ये हो गया, इतना बड़ा, वो आपको पता ही चल गया क्यों होता है।
ठीक है, क्लियर ये चीज, बस हो गया अपना काम। तो इसमें दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वेव फॉर्म और एक फेजर। तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी थोड़ा सा डाउट होगा ना, थोड़ा सा मतलब कोई मामूली सा, वो आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब आप एक चीज और देखते हैं, अभी इस रेजिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन हो एनसीईआरटी का, देखते हैं अभी। एग्जाम्पल 7.1, ठीक है, इसमें कंक्लूजन 6 समझ में आ गए, 5-6 कंक्लूजन थे। अगले केस करेंगे तो 2 और बढ़ जाएंगे अभी। देखो ये बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंपटीशन के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे लॉजिकल यूनिट ये है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं बना तो नहीं बना, ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छी यूनिट है, ठीक है। 7.1 और सभी यूनिट में हम कंसिडर करके चलते थे, ये एसी है, हम देखने को देखते हैं, तो नेचर में हमें दिखती है ये चीजें, सारी चीजें। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह पढ़े। तो एग्जाम्पल 7.1 किस पे बेस्ड है? रेजिस्टेंस पे। अगर आप देख रहे हैं 236 पेज पे, तो क्वेश्चन क्या रखा है? ए लाइट बल्ब, ठीक है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड। कोई बल्ब है, उसका रेट, जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं ना, ये कोई बल्ब है जो 100 वाट का है और 220 वोल्ट का है। वोल्टेज इसकी इतनी अक्रॉस इतनी करेंगे। सबसे पहले निकालना हमें रेजिस्टेंस, कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या होगा? फॉर्मूला पता है आपको? अरे P इज इक्वल टू क्या होता है? V² होता है ना, R निकालना है, तो V आपको दे रखा है 220 अपॉन में 100, कितना हो गया? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है। दूसरे केस में क्या रखा है? पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज कितनी होगी? देखो Vm, ये निकालना आपको। तो देखो Vrms इज इक्वल टू क्या होता है? Vm अपॉन में √2। तो Vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vrms √2। Vrms कितनी है? 220। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ये लगभग 311 वोल्ट आएगा पीक वैल्यू, ठीक है। मतलब जो हमें दुकान से सामान लेके आते हैं ना, तो वो आरएमएस वैल्यू होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। काफी बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, सभी ये सोचते हैं कि ये पीक वैल्यू है ना, ये पीक वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? आरएमएस करंट। अरे करंट तो आसान है, देखो आई आरएमएस आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालोगे आप बताइए? हाँ, आई आरएमएस P इज इक्वल टू वी आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन में वी आरएमएस, बस। पावर कितनी थी? 100। वी आरएमएस कितना आया? वी आरएमएस 220। तो ये देखना कितना आता है, लगभग आंसर मैं अगर देख रहा हूँ आपको, क्या आता है? 0.54454 एम्पीयर, ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। वैसे तो काफ़ी कंप्लीट हो गए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें लगभग 10 से 12 वीडियो बन जाएंगी। तो क्लियर ये चीज़ें आपको? पहला डायग्राम समझ में आ गया, पहला काम समझ में आ गया रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे, अगला टॉपिक है इंडक्टर का, ठीक है। अगली बार हम जोड़ेंगे इंडक्टर को, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस को, फिर अगले केस में इंडक्टर को, ठीक है। इंडक्टर को करोगे तो आपको और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इंडक्टर और कैपेसिटेंस वाले इंपॉर्टेंट भी हैं, उसमें फेज डिफरेंस में भी चेंजमेंट आएगा, करंट में भी चेंजमेंट आएगा, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन भी है 7.2, 7.3, 7.4 काफ़ी है, ठीक है। अगले के लिए 7.2 है। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, एवरीवन।